तो लास्ट में हमने जॉइंस एंड सब क्वेरीज किया था, राइट? तो आज ना हम ट्राई करेंगे कि एसक्यूएल का ना जितना भी कंसेप्ट है पूरा खत्म कर लें। ठीक। हाँ, वापस पाइथन पे आए फिर। ठीक है, तो कल से हमारा गोल रहेगा कि कल की क्लास में पाइथन दोबारा स्टार्ट कर दें हम। आज आज में एसक्यूएल खत्म करके। ठीक है। तो ठीक है, तो जॉइंस एंड सब क्वेरीज हमने कर लिया था। उसके बाद आपके 5-6 टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है। तो व्यूज, फंक्शंस, ट्रिगर्स, stored प्रोसीजर्स, ट्रांजेक्शंस एंड नॉर्मलाइजेशन, ये 5-6 टॉपिक बचे हैं हमारे। ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे व्यूज एंड फंक्शन से। पहले इन दोनों को कवर करेंगे, फिर हम ट्रिगर्स और स्टोर्ड प्रोसीजर्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन पे चलेंगे एंड देन फाइनली हम नॉर्मलाइजेशन पे खत्म कर देंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे बेशक लग जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, बट आज स्किल खत्म कर देंगे। ठीक है। तो अपना एसएसएमएस खोल लो। फिर अपना एसएसएमएस खोल लो, मेरा भी खुल रहा है। वहां पे दिख ही था आपको। तो आपके एसएसएमएस में डेटा तो होगा ही, सुपर स्टोर का, चॉकलेट्स का, या किसी का डेटा। कौन सा डेटा है आपके पास? कौन सा डेटा भी मतलब टेबल के? अभी नहीं है कोई भी। और एसएसएमएस इंस्टॉल कर रखा है? एसएसएमएस, हाँ हाँ इंस्टॉल्ड है ना। तो उसका डेटा होगा। हमने अच्छा शुरुआत में हमने डेटा नहीं डाला था, हमने किसी और लैपटॉप में डेटा डाला था। ओके ओके, तो आपका सीएसवी फाइल तो है व्हाट्सएप पे, है ना? सीएसवी फाइल आपके पास व्हाट्सएप पे है। वो एक बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड की तरह थ्रू, या फिर इंपोर्ट फ्लैट फाइल के थ्रू इंपोर्ट कर लो एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। और एक बार मेरे को बता भी देना कि कौन सी फाइल आपके पास है, तो हम मैं भी उसी वाली फाइल पे वर्क करूंगा फिर। हाँ, तो जो ऑर्डर्स वाली फाइल है ना, वो इंपोर्ट कर लो अपने एसएसएमएस में। किया? ठीक है। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो टॉपिक हम करने वाले हैं। कोई बात नहीं, वो आप करते रहो एंड इन द मीन टाइम डिस्कस भी कर लेते हैं। ठीक है। मैं बता भी देता हूँ कि जिन टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो होते क्या है, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड व्यूज। ठीक है। व्यूज का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, जॉइन लगाते हैं, कुछ भी करते हैं जिसमें हमें आउटपुट में एक टेबल मिल रहा है।
हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें हमें आउटपुट में एक टेबल मिल रहा है, वेदर वी आर गेटिंग इट थ्रू जॉइन, सेलेक्ट, कुछ फिल्टरिंग या सॉर्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टेबल को हम एज अ व्यू सेव कर सकते हैं, और रैदर उस क्वेरी को हम एज अ व्यू सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि हमारी क्वेरीज कितनी बड़ी बड़ी बन जाती हैं, है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी क्वेरीज को अब बार बार तो लिखूंगा नहीं मैं, है ना, मतलब बार बार मेरे को मान लो सेम क्वेरी का काम है, मैं बार बार तो उस क्वेरी को लिखूंगा नहीं, राइट। तो इसलिए इस वजह से मैं उसका ना एक व्यू बना के सेव कर लूंगा, ताकि जब भी मेरे को उस व्यू का जरूरत पड़े, उस क्वेरी की नीड पड़े, तो मैं अपना व्यू को रन करूं, एंड मेरे पास वो टेबल एज इट इज आ जाए जो उस क्वेरी से आता है, ठीक है। सो व्यू में आप सिर्फ वही क्वेरीज दे सकते हो जो सिर्फ आउटपुट दे रही हैं, जो रीड ओनली टाइप से, ठीक है, जिसमें सेलेक्ट वगैरह यूज हो रहा है, या फिर सिर्फ जिसमें सेलेक्ट यूज हो रहा है वही क्वेरीज आप दे सकते हो व्यूज में, ठीक है। तो व्यूज के थ्रू आप कोई डेटा राइट नहीं कर सकते, सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर व्यूज। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोना कवर इज फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे हमने देखा था सम, एवरेज, काउंट, ये सारे फंक्शंस देखे थे हमने। तो ये सब फंक्शंस ही होते हैं, ठीक है। एंड फंक्शंस के अंदर आपके दो टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, एक यूजर डिफाइंड, एक सिस्टम डिफाइंड, ठीक है। जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो होते हैं जो जब आप एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ ही जो इंस्टॉल होते हैं, जो आपको बिना कुछ मेहनत करे डायरेक्टली आप अपनी क्वेरीज के अंदर यूज कर सकते हो, जैसे सम, एवरेज, काउंट, राइट, ये सब। सेकेंड वन इज योर यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे एसक्यूएल सर्वर के अंदर इंस्टॉल्ड नहीं थे, एंड हमने उन्हें इंस्टॉल किया है, हमने उन्हें क्रिएट किया है, तो दोज आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, सैलरी परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर आपका बोनसेस की कैलकुलेशन, या कुछ भी, ठीक है। तो दीज आर फंक्शंस। अब फंक्शंस में क्या होता है कि फंक्शंस के अंदर ना क्वेरीज नहीं होती, फंक्शंस के अंदर आप एक्चुअल मैथमेटिकल इक्वेशंस को सेव करके रखते हो, ठीक है। तो फंक्शंस के अंदर आप एक्चुअल मैथमेटिकल इक्वेशंस को सेव करके रखते हो, ठीक है। तो ये होते हैं फंक्शंस। अब उसके बाद आते हैं आपके ट्रिगर्स, ठीक है। ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स इज कि किसी भी एक्शन के लिए आपने एक रिएक्शन को प्रोग्राम कर रखा है, मतलब कि एक यूजर, एक डेटाबेस का यूजर जब भी कुछ करेगा तो उसके हिसाब से आपने डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस प्रोग्राम कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी चला रहे हो आप, एंड उसके अंदर आपने एक डेटाबेस का एक्सेस काफी सारे यूजर्स को दिया हुआ है, जो कि आते हैं, अपना काम करते हैं, डेटाबेस को बंद करते हैं, चले जाते हैं। और आपको देखना है कि हर यूजर क्या काम कर रहा है डेटाबेस पे। मान लो किसी यूजर ने कुछ डिलीट कर दिया, तो आपको पता रहे कि हाँ, डेटाबेस में से जो ये वैल्यूज गायब हुई हैं, ये किस यूजर ने डिलीट करी है या फिर अपडेट कर दी, तो बेसिकली ट्रैक रखने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं जब भी एक यूजर कोई भी एक कमांड रन करेगा, उसके ऊपर एक ट्रिगर लगा दूंगा, और ट्रिगर की वजह से जो उसकी कमांड है वो एज इट इज मेरे लॉग्स में लॉग होती रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट? सो ट्रिगर्स इज बेसिकली एक एक्शन का आपने एक रिएक्शन प्रोग्राम कर रखा है, ठीक है। दोज आर ट्रिगर्स, ओके। उसके बाद आते हैं मेरे पास स्टोर्ड प्रोसीजर्स, ठीक है। स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होते हैं? स्टोर्ड प्रोसीजर्स इज जो आपका व्यूज था और जो आपके फंक्शंस थे उनका एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। बट व्यूज में एक रिस्ट्रिक्शन थी ना कि आप उसमें सिर्फ व्यू कर सकते थे, वो रीड ओनली हुआ करता था। स्टोर्ड प्रोसीजर्स में से ये कंडीशन हट जाती है। अब स्टोर प्रोसीजर के अंदर आप डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, व्यू भी कर सकते हो, साथ ही साथ कोई मैथमेटिकल इक्वेशन भी डाल सकते हो, कोई भी फंक्शन भी यूज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हर एक चीज का एक कॉम्बिनेशन टाइप हो जाता है आपका स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर से आप ट्रिगर्स लगा सकते हो, आप व्यूज बना सकते हो स्टोर प्रोसीजर से, आप फंक्शन बना सकते हो स्टोर प्रोसीजर, कुछ भी कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। दोज आर योर स्टोर प्रोसीजर्स, ओके। कुछ स्टोर प्रोसीजर में भी सेम चीज होती है कि काफी सारे प्रोसीजर्स आपके बाय डिफॉल्ट बने हुए आते हैं, एंड काफी सारे प्रोसीजर्स हम बनाते हैं। सो जो बने हुए आते हैं उनको हम सिस्टम डिफाइंड कहते हैं, और जो हम बनाते हैं उनको हम यूजर डिफाइंड कहते हैं, ठीक है। ये होते हैं स्टोर प्रोसीजर्स। उसके बाद आते हैं आपके ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स क्या होता है?
जब हमने एसक्यूएल की क्लास स्टार्ट करी थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर कंट्रोल जेड नहीं होता, आप अंडू नहीं कर सकते चीजों को, राइट। बट मैंने साथ में ये भी बताया था कि लास्ट पे जाके हम एक चीज सीखेंगे जिससे हम अंडू वाली कैपेबिलिटी थोड़ी बहुत अचीव कर सकते हैं, है ना। तो ये वही है, जो ट्रांजेक्शन है ना, ये वही कैपेबिलिटी है। आप एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट करके कुछ भी करोगे, देन अगर मान लो आपने कहीं पे गलती कर दी, तो आप जहां पे आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया था वहां पे वापस आ सकते हो। इट्स बेसिकली लाइक अ चेक पॉइंट। ठीक है, गेम के अंदर चेक पॉइंट होता है। आपने एक चेक पॉइंट अचीव कर लिया, उसके बाद आप आगे जाके अगर मर भी जाते हो तो आपको गेम के स्टार्टिंग में नहीं जाना है, उस चेक पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो ट्रांजेक्शन भी उसी तरीके से होते हैं। ठीक है, आप एक ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करते हो, वो आपका एक चेक पॉइंट कलेक्ट करता है, उसके बाद आप कुछ भी करते हो, टेबल डिलीट करो, डेटाबेस डिलीट करो, कुछ भी ऐड करो, कुछ भी वैल्यू अपडेट करो, कुछ भी करो। मान लो आपका सब कुछ सही हुआ, तब तो आप उस ट्रांजेक्शन को एज इट इज एंड कर दोगे कि हाँ मेरा सब कुछ सही है, मैं इसको एंड कर रहा हूँ। और एंड हम कैसे करते हैं? कमिट से। इस ट्रांजेक्शन को हम एंड करते हैं कमिट से। एंड मान लो आपने कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी, तो आपको शुरुआत से सब कुछ करने की जगह पे आप रोल बैक कर सकते हो। एक कमांड होता है रोल बैक, आप उसको यूज कर सकते हो। एंड जहां पे आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया था, वहां पे आपका डेटाबेस जैसा था वैसा ही आपका डेटाबेस वापस हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपने कमांड वगैरह रन करे हैं वो सब रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट कंसेप्ट आता है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन एक प्योरली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वो उसका प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो वो हम लास्ट में कवर करेंगे। तो आज हमारा गोल है, आज हम ये सारे टॉपिक्स को प्रैक्टिकल वाइज और अच्छे से समझ के अच्छे से सब कुछ करके कवर कर ले, ताकि हमारा एसक्यूएल खत्म हो जाए आज। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले व्यूज से। ठीक है, डेटा आपका इंपुट हो गया है, कर लो इंपोर्ट कर लो, फिर हम व्यूज से स्टार्ट करते हैं। हम्म। हाँ।
एक ठीक है, डन। तो हमने ऑर्डर्स वाला जो डेटा था वो इंपोर्ट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे व्यूज बनाने से। तो सबसे पहले मैं इसको यूज कर लूंगा अपने डेटाबेस को। तो यूज, श्योर श्योर। डन। हाँ। तो मैं सबसे पहले अपना डेटाबेस को यूज कर लिया। अब मैं ना नॉर्मली व्यू करता हूँ मेरा डेटा कैसे दिख रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। मैंने इसको नॉर्मली व्यू किया, मेरा डेटा कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। लेट्स से आई वांट ऑर्डर आईडी, देन कस्टमर आईडी, देन आई वांट, सॉरी, 10,000, देन आई वांट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। ऑर्डर्स वेयर अब मेरे को चाहिए कि रीजन, लेट से मेरे को सिर्फ वेस्ट चाहिए। वेयर रीजन इक्वल्स वेस्ट, and let's put an and sales is greater than, let's say वेस्ट की एवरेज सेल्स निकालते हैं, ठीक है, रीजन वाइज एवरेज सेल्स निकालते हैं और उससे बड़ी होनी चाहिए हमारी सेल्स, ठीक है। तो डू सेल्स इज ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर रीजन इक्वल्स वेस्ट, ठीक है। एंड इसको मैं कर देता हूं ऑर्डर बाय, ठीक है। तो वी विल डू ऑर्डर बाय डेट एंड सेल के हिसाब से इसे सॉर्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो आई विल डू ऑर्डर डेट कॉमा सेल्स, ठीक है। तो सबसे पुराने से शुरू होगा डेटा वेस्ट का, और जो सॉर्टिंग होगी वो सेल्स में असेंडिंग टू, मतलब छोटे से बड़े की तरफ होगी, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। हमने इस तरीके की एक क्वेरी लिख ली, काफी बड़ी सारी क्वेरी हमने लिख ली है, ठीक है। मान लो हमें ना इस क्वेरी की नीड पड़ती है बार बार, मान लो हमें इस क्वेरी की नीड पड़ती है बार बार, तो छोटा कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ये है मेरी पूरी क्वेरी, ठीक है। काफी बड़ी क्वेरी है। अब मेरे को बार बार इसकी नीड पड़ती है तो मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं,
है ना। पहले इसको रन करके देखते हैं इससे रिजल्ट क्या आता है। डू ऑल टेक्स्ट एंड इस तरीके से मेरे पास रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, मेरे पास कुछ 772 एंट्रीज आई हैं। ठीक है, मैं काम करता हूँ इसके ना सेल्स भी ले लेता हूँ। मैंने इसके ना सेल्स भी ले लिया। ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट कर देते हैं। इसके बाद मैं एक और एंड लगा देता हूँ, एंड कस्टमर नेम लाइक, तो आई वांट ऐसे कस्टमर जिनका नाम शुरू होता है आर से, तो आर परसेंटेज। ठीक है, हाँ अभी सही लग रहा है मेरे को। तो रीजन वेस्ट आर से नाम शुरू होने वाले इसमें चाहिए। आई विल रन दिस। ठीक है, आ गया है। एंड 42 एंट्रीज आई हैं सिर्फ, मेरे को ये 42 एंट्रीज बार बार देखनी होती है। ठीक है, अब लिख लो पहले एक बार मैं पूरा बता देता हूँ उसके बाद लिखना। ठीक है प्रत्यक्ष, मैं पहले एक बार पूरा बता देता हूँ उसके बाद लिखना। ओके, ठीक है। अब मान लो मेरे को ना ये वाला जो क्वेरी है ये बार बार रन करनी होती है, एंड इसका जो 42 ये आते हैं। मैंने क्या बोला अभी, मैं बता देता हूँ उसके बाद लिखना। तो मैं बता देता हूँ उसके बाद लिखना। ठीक है, तो अब मान लो मेरे को ये वाली क्वेरी बार बार रन करनी होती है ना। तो अब मैं बार बार इतनी बड़ी क्वेरी तो लिखूंगा नहीं, सो आई विल क्रिएट अ व्यू ऑफ दिस। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन से पहले ही यहाँ पे विल डू क्रिएट व्यू। व्यू का नाम लिख देता हूँ, लेट्स से वेस्ट सेल्स, वेस्ट सेल्स। ठीक है, एंड देन आई विल डू एज क्रिएट व्यू वेस्ट सेल्स एज। ठीक है, इसको रन करते हैं, इट विल क्रिएट अ व्यू फॉर मी। मैंने इसको किया रन। रुको, तो ऑर्डर बाय क्लोजेस व्यूज, अच्छा ऑर्डर बाय नहीं डाल सकते हम व्यूज के अंदर, कोई बात नहीं, हम ऑर्डर बाय को हटा देंगे, इतना रख लेंगे सिर्फ। ठीक है, तो वी विल डू इस क्वेरी को रन। हो गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसके बाद जब मैंने एक ये व्यू बना लिया, ठीक है, अब मेरा गोल तो वही है कि मैं इतनी बड़ी क्वेरी को इजीली रन कर पाऊं। तो जब मैंने वेस्ट सेल के नाम से एक व्यू बना लिया, सो आई कैन सिंपली डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेस्ट सेल्स, सिंपल। ठीक है, इसको मैं ऑल्टेक्स करूंगा, मेरे पास सेम वही क्वेरी का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब सिंगल लाइन की क्वेरी कंपेयर टू इतनी बड़ी ये क्वेरी, है ना, इससे हमारा काम इजियर हो गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ व्यू। व्यू के अंदर हम सिर्फ रीड ओनली वाला डेटा डालते हैं, तो हमने भी यहाँ पे सिर्फ रीड ओनली वाला डेटा ही डाला है। ठीक है, अब एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ, व्यू में आप जब आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेसल किया, तो अब इसके बाद भी ऑर्डर बाय वगैरह लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कि वट एवर यू वांट, उसके हिसाब से आप ऑर्डर बाय वगैरह कर सकते हो इसे। क्या, ये ऊपर है इसके।
से ठीक है, दिस इज अवर कंसेप्ट ऑफ व्यूज। आया समझ? ठीक है, अब द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, पहले तो हम जैसे ये एवरेज यूज किया है, यहाँ पे हमने एवरेज, सम, जितने भी हम ये फंक्शंस यूज करते हैं ये हमारे फंक्शंस होते हैं, राइट? ये इनबिल्ट होते हैं, यूजर डिफाइंड होते हैं, सॉरी सिस्टम डिफाइंड होते हैं। सो सिंपली इफ आई डू सेलेक्ट सम ऑफ सेल्स फ्रॉम, उसे कर देते हैं अभी, ऑर्डर्स। ठीक है, तो मेरे को सेल्स का सम मिल जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स करूंगा, मेरे को सम ऑफ सेल्स मिल गया, है ना? अब इसको मेरे को लेट से राउंड ऑफ करना है क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो आई कैन डू राउंड सम सेल्स, एंड इसके अंदर मेरे को देना पड़ेगा एक जीरो की, मेरे को पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, मेरे को पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं चाहिए, या पॉइंट के बाद मेरे को लेट से दो डिजिट चाहिए। तो इस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ, है ना? मेरे को पॉइंट के बाद दो डिजिट्स आ रही है, सॉरी नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं इन्हें। ठीक है, जो मैं सेल्स का सम करके उसका राउंड ऑफ कर दिया। ये बेसिकली कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं मतलब कर सकता हूँ फंक्शन के साथ। बट लेट से मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ना प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है कि मेरा सेल्स है, प्रॉफिट है। आई वांट कि मैं सेल्स में से कितने परसेंट प्रॉफिट बना रहा हूँ पर ऑर्डर, वो निकाल पाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए अब कोई फंक्शन मेरे पास पहले से अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो आई विल क्रिएट अ फंक्शन। मैंने शायद से एक बार ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, मेरे को एक बार उनको हटाना पड़ेगा। हाँ मैंने क्रिएट कर रखे हैं, इनको मैं एक बार डिलीट कर दूंगा फटाफट। ठीक है, अब इसमें तुम जाते हो ना अपने ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में, तो वहां पे डेटाबेस के अंदर एक फोल्डर होता है कॉल्ड प्रोग्रामेबिलिटी, और उस प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर फंक्शंस होता है। ठीक है, इसके अंदर तीन मेरे फोल्डर्स होते हैं, टेबल वैल्यूड, स्केलर वैल्यूड एंड एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, हाँ हाँ मेरे में भी है, रुक तो जाओ, सुन तो लो मेरी बात पूरी। ठीक है, ये जो तीन फोल्डर होते हैं शुरुआत के, ये होते हैं जब आप कोई फंक्शन बनाते हो तो वो इन तीनों में से किसी एक फोल्डर के अंदर सॉर्ट होके चला जाता है। या तो वो टेबल वैल्यू फंक्शन में स्टोर हो जाएगा, या स्केलर वैल्यू फंक्शन में, या एग्रीगेट फंक्शंस में। इन तीनों में से किसी एक फोल्डर में वो स्टोर हो जाएगा। ओके, तो ये तो तीन हो गए आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए। जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शन कह सकते हो उसे आप, वो आपको मिलते हैं सिस्टम फंक्शंस में। ठीक है, जब सिस्टम फंक्शन खोल दो, यहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्डर्स मिलते हैं, काफी सारी अलग अलग कैटेगरीज के मिलते हैं। आप इसमें से कुछ भी खोलोगे तो उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन दिखाई देंगे कि कौन कौन से आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इन सबको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो रहा बेसिक। अब हम सीखते हैं एक फंक्शन बनाया कैसे जाता है। ठीक है, हम सीखेंगे एक फंक्शन को हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, so for that what we have to do is कि लेट्स से मैं ना प्रॉफिट परसेंटेज का ये फंक्शन बनाता हूं। ठीक है, सो आई विल डू, बिल्कुल सही, फंक्शन पीपीसीटी प्रॉफिट परसेंटेज एज। ठीक है, नहीं एज अभी नहीं करेंगे। ठीक है, क्रिएट फंक्शन पीपीसीटी। अब जब हम फंक्शंस बनाते हैं तो जैसे पाइथन में याद है आपको, पाइथन के जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर हम पैरामीटर्स देते हैं, है ना? तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर कैसे डिफाइन करूंगा, मेरे को दो पैरामीटर चाहिए, एक सेल्स का और एक प्रॉफिट का। ठीक है, तो आई विल डू एट द रेट सेल। ठीक है, मैं बताऊंगा सेल मेरा किस में है, फ्लोट में। ठीक है, कॉमा एट द रेट प्रॉफिट, जो कि मेरा अगेन फ्लोट में है। ठीक है, इस तरीके से मैं अपने पैरामीटर्स डिफाइन करता हूं। ठीक है, मेरे को दो पैरामीटर मैं ले रहा हूं, जो सेल है उसका मेरे को डेटा टाइप साथ में मेंशन करना पड़ता है, वो फ्लोट है।
और जो प्रॉफिट है वो भी फ्लोट है। ठीक है, अब मेरे को देना है रिटर्न्स कि अब जो ये मेरा फंक्शन है इसका आउटपुट किस डेटा टाइप में आएगा। सो आई विल डू रिटर्न्स। ठीक है, मेरे को बताना होता है कि इस फंक्शन का जो आउटपुट है, जो भी मैं वैल्यू दे रहा हूं, उसका डेटा टाइप क्या होने वाला है। अब इसको समझने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं सेल्स और प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, परसेंटेज निकाल रहा हूँ। अब जो मैं आउटपुट दूंगा एटलीस्ट उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो दूंगा ही दूंगा, है ना। तो मतलब मेरा जो आउटपुट है वो पॉइंट के अंदर रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न्स फ्लोट कर दूंगा। ठीक है, ताकि मैंने बता दिया कि मेरा जो फंक्शन है वो आउटपुट में भी फ्लोट वैल्यू ही देता है। ठीक है, अब उसके बाद आई विल डू एज, जो मैं फंक्शन की बॉडी डिफाइन करने वाला हूं। अब क्योंकि इसके अंदर मैं वेरिएबल्स का पैरामीटर्स का यूज कर रहा हूं, सो मेरे को यूज करने पड़ेंगे बिगिन एंड एंड। कैसे कि एज के बाद आई हैव टू राइट पहले बिगिन, ठीक है, और एक लाइन छोड़ के आई विल राइट एंड। ठीक है, अब इसके बीच में आई कैन राइट माई फंक्शंस बॉडी। ठीक है, इसके बीच में मैं लिख सकता हूं अपनी फंक्शन की बॉडी। ठीक है, तो अब मेरे को प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो सीधा सीधा मेरे को आंसर रिटर्न करना है। जो आंसर देना है फंक्शन के अंदर से, एक तो रिटर्न्स होता है जो कि मेरे को बताता है कि किस डेटा टाइप का आंसर होने वाला है मेरा, और एक होता है रिटर्न जो कि मेरे को बताता है कि एक्चुअल आंसर क्या होगा। समझाया रिटर्न और रिटर्न में फर्क है ना। मैं यहाँ पे रिटर्न यूज करूंगा एंड इसके अंदर मैं अपना इक्वेशन लिखूंगा जो मेरे को आउटपुट में देनी है। ठीक है, इक्वेशन क्या रहेगी, एट द रेट प्रॉफिट अपॉन एट द रेट सेल स्टार 100। ये मेरी प्रॉफिट परसेंटेज की इक्वेशन है, बट मेरे को इसे राउंड ऑफ भी करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए व्हाट आई विल डू इज राउंड। ठीक है, एंड उसके बाद कॉमा यहाँ पे लगा के देंगे हम, और मेरे को पॉइंट के बाद चाहिए 2 डिजिट बंद। ठीक है, इस तरीके से ये चीज मैं रिटर्न कर रहा हूं। है ना, इस तरीके से मैं ये चीज रिटर्न कर रहा हूँ। राइट, मेरा अब एक फंक्शन का रेडी हो गया है, इसको मैं कर लूंगा रन। तो इसको रन कैसे करेंगे, सिंपली सिलेक्ट एंड ऑल्ट एक्स, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मेरा ये पीपीसीटी के नाम से फंक्शन बन चुका है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, यूज करना सीख लेते हैं। ओके, तो यूज करने के लिए वी विल सिंपली डू सेलेक्ट पीपीसीटी। नहीं, इसमें हमने एक इशू कर दिया शायद से, एक मिनट रुकना। नहीं बन गया है, ठीक है। ठीक है, अब इसको यूज करने के लिए ना हमें एक चीज करनी पड़ेगी, हमें यूजर का नेम भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, हमें यूजर नेम भी मेंशन करना पड़ेगा। सब कैसे करेंगे, जो हमारा बाय डिफॉल्ट यूजर नेम है हमारे एसक्यूएल के अंदर, इस पे हम अब तक वर्क कर रहे हैं, उसका यूजर नेम क्या है, डीबीओ, बताया था मैंने आपको, है ना। सो विल राइट डीबीओ डॉट पीपीसीटी प्रॉफिट परसेंटेज, जो हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया है। अब इसके अंदर हम दो वैल्यूज देते हैं, पहले सेल की फिर प्रॉफिट की। तो इन द ब्रैकेट्स वी विल राइट सेल्स कॉमा प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, मैं अपने इस फंक्शन के अंदर सेल्स और प्रॉफिट की वैल्यू दे रहा हूं फ्रॉम ऑर्डर्स, और मैं आंसर में चाह रहा हूं कि मेरे को प्रॉफिट की परसेंटेज पता लग जाए। तो मैं एक काम और करता हूं, इसमें एज भी लगा देता हूं। सो एज कॉलम का नाम है पीपीसीटी। ठीक है, कॉलम का नाम मेरे को चाहिए पीपीसीटी। ठीक है, मैं कर लूंगा इसको रन। इसको जब मैंने रन किया तो मेरे पास हर एक की प्रॉफिट परसेंटेज आ गई। राइट, देखो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आ रही है आराम से।
मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ अगर, तो मेरे पास काफी अच्छे से प्रॉफिट परसेंटेज दिख रही है मेरे को यहाँ पे। देखो, इसमें हमने 16% प्रॉफिट किया, इसमें 30% प्रॉफिट किया, फोर्थ ऑर्डर में हमने 40% का लॉस किया। देख रहे हो, इसके आगे माइनस आ रहा है, उसमें हमने लॉस भी किया है। ठीक है, ठीक है ना। हमने इतनी सारी वैल्यूज देखी। अब लेट से मेरे को ना एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है, मतलब मेरे को टोटल प्रॉफिट निकालना है, मैं अपने टोटल सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट किया, मेरे को टोटल सेल्स के ऊपर प्रॉफिट निकालना है। समझ रहे हो, मतलब मेरे को देखना है कि मैं टोटल प्रॉफिट कितना किया मैंने। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, मैं यहां पे लगा सकता हूँ सम का फॉर्मूला अब इसके अंदर, कि मैं चाहिए सम ऑफ सेल्स एंड सम ऑफ प्रॉफिट। तो ये दोनों पहले ऐड हो जाएंगे, इनके अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना, वो वाली पहले वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, और फिर मेरे पास इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो मैंने ओवरऑल प्रॉफिट 12.47% किया है टोटल सेल्स से। ठीक है, तो मैंने टोटल 12.47% प्रॉफिट किया है अपनी सेल्स के ऊपर। क्या 49 है, एक आधी वैल्यू उसका ऊपर नीचे होगा, वो तो कोई इशू नहीं है, 12.4749 डजंट मैटर। ठीक है, तो मैंने अपने टोटल सेल्स पे 12.47% प्रॉफिट किया। ठीक है, इस तरीके से मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को नेस्टिंग करके, यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर यूजर डिफाइन फंक्शन और सिस्टम डिफाइन फंक्शन को नेस्टिंग करके, जिस मर्जी तरीके से जैसे मेरे को सूटेबल लगेगा उस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो ये था आपका फंक्शन का टॉपिक। ठीक है, तो हमने व्यूज कवर कर लिया, हमने फंक्शंस कवर कर लिए। ठीक है, यूजुअली 1 घंटे में इतना ही कवर होता है, बट हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी टाइम क्या होगा हमें, हाँ अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है हमें। ठीक है, भूख तो नहीं लग रही, आगे कर सकते हैं, कर लेते हैं। पानी पी लो आप, चलो कोई नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करें आगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर्स। ठीक है, ट्रिगर्स मैंने आपको बताया था कि हम हर एक एक्शन के लिए एक रिएक्शन सेट कर देते हैं। ठीक है, तो थियोरेटिकली तो मैंने आपको समझा दिया था, है ना। अब प्रैक्टिकली कैसे होता है, रिकॉर्डिंग वगैरह देख लें सही चल रही है नहीं, सब कुछ सही है। ठीक है, अब प्रैक्टिकली कैसे होता है कि हम ना, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारे ऑर्डर्स वाला टेबल है, इसमें एक ट्रिगर सेट करते हैं कि जैसे ही कोई भी हमारी सेल्स की वैल्यू को अपडेट करेगा, कोई भी पर्सन आके हमारे ऑर्डर्स वाले टेबल में अगर बाई चांस सेल्स की वैल्यू अपडेट करता है, तो उस पे हमारे पास एक लॉग टेबल बन जाएगा, जिसके अंदर हम पुराना डेटा, नया डेटा दोनों को स्टोर कर लेंगे विद टाइम एंड और राइटिंग। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर में जाऊं, तो हाँ मेरे पास नहीं बना हुआ है। तो अब इसके लिए सबसे पहले मेरे को एक टेबल बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं डेटा को स्टोर करूंगा। राइट, मेरे को एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं डेटा को स्टोर करूंगा। तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, क्रिएट टेबल, लेट्स से मैंने नाम दिया इसका लॉग्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कॉलम्स डालूंगा। पहला मैंने डाला लेट्स से ऑर्डर आईडी।
आईडी, ये होगी मेरी एंड varchar एंड लेट्स से 20। ठीक है, इसके बाद मैंने डाला ओल्ड वैल्यू, ये भी ये मेरी हो जाएगी इंट, है ना। अब इसके बाद मैं डालूंगा न्यू वैल्यू, ये भी है मेरी इंट। ठीक है, अब डालूंगा अपडेटेड ऑन, अपडेटेड ऑन। ठीक है, ये मैंने कॉलम डाला और ये मेरा रहेगा डेट, इसका मतलब डेटा टाइप रहेगा मेरा डेट। सिंपल मैंने क्वेरी कर दी यहाँ पे एंड में इससे मेरा एक टेबल बन जाएगा लॉग्स के नाम से, है ना। मैं इससे टेबल बना देता हूँ लॉग्स के नाम से। तो मैंने इसको रन किया, मेरी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ गया और मेरा टेबल यहाँ पे बन गया है। ठीक है, टेबल बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। है, चेक करो। देखा देखा हमने क्या किया है। हो गया, ठीक है। हाँ, कॉलम, अच्छा कॉमा भूल गए, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब मेरा गोल क्या है कि जैसे ही मेरे ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर वैल्यू अपडेट होती है तो सेल्स की पुरानी एंड नई वैल्यू मेरे पास मेरे लॉग्स वाले टेबल के अंदर सेव हो जाए, राइट। सो इसके लिए आई विल स्टार्ट विद क्रिएट ट्रिगर एंड मेरे को देना पड़ेगा एक ट्रिगर का नाम। ठीक है, मैंने ट्रिगर का नाम दिया लेट्स से लॉगिंग। ठीक है, मैंने ट्रिगर का नाम दे दिया लॉगिंग। ठीक है, क्रिएट टेबल लॉगिंग, क्रिएट ट्रिगर लॉगिंग। ठीक है, अब इसके बाद आई विल डू कि मेरे को ये ट्रिगर कौन से टेबल पे लगाना है। कौन से टेबल पे लगाऊंगा, लॉग पे नहीं लगाऊंगा, लॉग के अंदर तो मैं डेटा इंसर्ट करूंगा, डेटा आएगा कहां से, ऑर्डर्स वाले टेबल से। ट्रिगर मैं हमेशा सोर्स टेबल पे लगाता हूँ, लॉग टेबल तो हमारा डेस्टिनेशन टेबल हो गया ना, तो ट्रिगर मैं हमेशा सोर्स टेबल पे लगाता हूँ। सो आई विल पुट ऑन ऑर्डर्स। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि ये ट्रिगर किस एक्शन पे ट्रिगर होएगा, कब ट्रिगर होएगा, कब ये रन करेगा। सो आई विल राइट आफ्टर अपडेट। ठीक है, कि अपडेट के बाद ये ट्रिगर ट्रिगर होना है। ठीक है, ऑन ऑर्डर्स आफ्टर अपडेट। क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद मैं कर सकता हूं एज। ठीक है, इसके अंदर इसके बाद मैंने किया एज। अब इसके बाद मैं करूंगा बिगिन फॉर द बॉडी, सो डू बिगिन और एक एंड लिख लेता हूं। एंड में मैं डालूंगा मतलब एंड में को एंड डालना था, तो अब मैंने बॉडी लिखनी है मेरे को अपने ट्रिगर की। ठीक है, ट्रिगर की बॉडी में मेरे को वैल्यूज करनी है इंसर्ट, राइट। सो मैं करूंगा इंसर्ट इनटू लॉग्स। ठीक है,
अब क्योंकि मैं क्वेरीज के थ्रू अपनी वैल्यूज को लॉग के अंदर इंसर्ट कर रहा हूं, तो वो ना वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यूज कीवर्ड में लिखा करता था ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई कैन सिंपली डू। अच्छा हाँ, इसमें एक कंसेप्ट और, कि अब जो आपके ट्रिगर्स वगैरह के टाइम पे, या ट्रिगर्स वगैरह टाइम के नहीं, आपके जब डेटाबेस इंस्टॉल करते हो, डेटाबेस क्रिएट करते हो, तो उसके अंदर आपको सूडो टेबल्स होते हैं। सूडो टेबल्स मतलब जो सिस्टम ने, जो एसक्यूएल ने ऑटोमेटिकली बना दिए हैं। ठीक है, तो कई सारे बनते हैं। अब इन्हीं में से दो टेबल का नाम होता है डिलीटेड एंड इंसर्टेड। ठीक है, जब भी आप किसी टेबल में से कोई वैल्यू डिलीट करते हो, तो पहले वो डिलीटेड वाले टेबल में जाती है, फिर वहां से डिलीट होती है। और जब भी आप कोई वैल्यू इंसर्ट करते हो, तो पहले वो इंसर्टेड वाले टेबल में जाती है, फिर वहां से मेन टेबल के अंदर इंसर्ट होती है। तो अपडेट जब हम कर रहे हैं, तो अपडेट के टाइम पे क्या हो रहा है, कि जो पुरानी वैल्यू थी वो डिलीट हो रही है, और नई वैल्यू वहां पे इंसर्ट हो रही है। राइट, तो डिलीटेड और इंसर्टेड वाला टेबल ही यूज होगा, है ना। डिलीटेड और इंसर्टेड वाला टेबल ही यूज होगा। तो अब हम टेबल के अंदर से तो पुरानी और नई वैल्यू एक साथ निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, कि वैल्यू जो पुरानी वैल्यू है उसको डिलीट होने से पहले, और जो न्यू वैल्यू है उसको इंसर्ट होने से पहले हम फेच कर लेंगे, मतलब उसकी एक कॉपी निकाल लेंगे, ताकि हम अपने लॉग्स वाले टेबल के अंदर डाल पाए। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। सेलेक्ट, ठीक है, डी डॉट ऑर्डर आईडी। ठीक है, हाँ, नहीं डीबीओ नहीं, अभी बताऊंगा डी क्यों लगाया मैंने। चलो इसको हटाते हैं एक बार, सिर्फ ऑर्डर लिखते हैं, बाद में समझाते हैं इसको। ठीक है, सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, सेल्स कॉमा सेल्स कॉमा गेट डेट। ठीक है, तो ऑर्डर आईडी, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो चार वो वैल्यूज है ना, मेरे पास चार वैल्यू देनी है। ऑर्डर आईडी देनी है, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू एंड अपडेटेड ऑन। सो मैंने ऑर्डर आईडी दे दी, सेल्स और सेल्स दो बार लिखना पड़ा, क्योंकि एक पुरानी वाली सेल्स होगी, एक नई वाली सेल्स होगी, है ना। और उसके बाद मैंने लिख दिया गेट डेट। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया गेट डेट, मतलब गेट डेट से मेरे करंट डेट आ जाएगी, एंड वहां पे जो मेरा अपडेटेड ऑन वाला कॉलम है उसके अंदर मेरी करंट डेट फिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद आई विल डू फ्रॉम। अब मेरे पास जो टेबल के नाम दूंगा मैं, डिलीटेड और इंसर्टेड। तो डिलीटेड डी, ठीक है, इनर जॉइन इंसर्टेड आई। ठीक है, अब इनर जॉइन जॉइन लगाया मैंने, तो मेरे को ऑन लगाना पड़ेगा कॉमन फील्ड के लिए। ऑन डी डॉट ऑर्डर आई डी इक्वल्स आई डॉट ऑर्डर आईडी। ठीक है, क्लियर इतना, इतना समझ आया क्या किया मैंने। जॉइन लगाया, दोनों को एक एक वेरिएबल दे दिए, डी और आई। ठीक है, और नीचे मैंने जब कॉमन मेरे को बताना होता है, तो मैंने डी और आई यहाँ पे बता दिया। ठीक है ना। अब इसके बाद मेरे को इन तीनों अपने कॉलम्स को डिफाइन करना है, कि कहां कहां से मैं वैल्यू उठा रहा हूं। ठीक है, सो मेरे को डिलीटेड वाले टेबल में से चाहिए ऑर्डर आईडी, सो मैं डी डॉट कर दूंगा। और मेरे को डिलीटेड वाले टेबल में से ही पहली सेल्स चाहिए, जो पहली मैंने सेल्स लिखी है ना, वो डिलीटेड वाले टेबल में से चाहिए। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे मेरा पहला सेल्स का वैल्यू है, दैट इज ओल्ड वैल्यू, तो पुरानी वैल्यू में डिलीटेड वाले टेबल में होगी, तो दिस विल बी डी डॉट सेल्स। और फिर अगली वाली, क्योंकि न्यू है और न्यू वैल्यू है, तो वो इंसर्टेड वाले में होगी, हाँ, आई डॉट सेल्स हो जाएगी ये। ठीक है, एंड इसके साथ हमारी जो क्वेरी है वो जाती है कंप्लीट, हमारा ट्रिगर बन गया। अब इसको रन कर लेंगे, तो गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा छोटा कर देते हूँ, और यहाँ पे इसको मैं रन कर लेता हूँ। मैं सब कुछ सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट किया और कर दिया ऑल्ट एक्स, द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, मतलब मेरा ट्रिगर बन चुका है।
ठीक है। अब देखो, अब मैं ना वैल्यू को पहले मैं सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वो करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉग्स। ठीक है, सिंपली मैंने ये किया। अब मैं इसको रन करूंगा तो अभी खाली है ना। अब मैं क्या करता हूं, अपडेट टेबल ऑर्डर्स। एक मिनट, यहाँ पर टेबल नहीं आई शायद। एक मिनट। हाँ, सेट सेल्स इक्वल, एक बार मेरे को वो भी करना पड़ेगा ना पहले। हाँ, एक मेरे को एक कमांड और रन करना पड़ेगा इससे पहले। मैं अब किसी एक ही वैल्यू की सेल्स अपडेट करूंगा ना, तो वही वैल्यू मेरे को देखनी पड़ेगी यहाँ पे पहले ना। तो आई विल डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ और लेट से इसी की अपडेट कर देता हूँ, सॉरी, ऑर्डर आईडी की वैल्यू। ठीक है, तो सेट सेल्स इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल्स दिस। तुम्हारा ही समझ। ठीक है, मैंने सेल्स की वैल्यू 1 2 3 4 कर दी, जहां पे मेरी ऑर्डर आईडी ये है। तो मेरी ओल्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे सेल्स देखते हैं कितनी है। ओल्ड वैल्यू की में 261.96 है सेल्स, मेरी ओल्ड वैल्यू ये हो जाएगी और न्यू वैल्यू ये हो जाएगी, ऑर्डर आईडी ये हो जाएगी। और जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, उस टाइम पे जो टाइम हो रहा होगा वो मेरा अपडेटेड ऑन आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं करता हूं ऑल टेक्स, मैंने रन किया। ठीक है, अब शायद से डुप्लीकेट्स होंगे इसके, इस आईडी के ना डुप्लीकेट बने हुए हैं शायद से, तो यहाँ पे है। हाँ, मे भी डुप्लीकेट होंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 बार इफेक्ट हुआ है और 2 बार रिजल्ट आ रहा है कि मतलब दो अलग अलग जगह पे उसने रोज को चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो और मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर करूँ, तो मेरे पास जो ये वाली ऑर्डर आईडी थी, इसकी वैल्यू देखते हैं पहले। तो सेल्स की वैल्यू 1 2 3 4 हो गई। अच्छा, दोनों की ऑर्डर आईडी सेम थी है। हाँ, दोनों की ऑर्डर आईडी सेम थी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 हो गई, है ना। अब देखते हैं क्या इसका रिकॉर्ड बन गया हमारे लॉग्स वाले टेबल में। बिल्कुल, इसमें हमारा रिकॉर्ड बन गया है। 2 बार मतलब नीचे भी 2 बार और होगी ये आईडी, मतलब टोटल 4 बार होगी मे भी। तो यहाँ पे 4 एंट्रीज आ गई हैं, सबकी वैल्यू 1 2 3 4 हो गई है। ठीक है, क्लियर है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये होता है मेरा कंसेप्ट ऑफ ट्रिगर। क्लियर है ट्रिगर्स का कंसेप्ट। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लो, कहां से नोट करना है आपको बताओ, कहां से नोट करना है। जब बस ये लास्ट वाली बची है आपकी। ठीक है, इसमें ना मैं एक काम करता हूँ। हेलो, इसको मैंने ना 2 लाइन में कन्वर्ट कर दिया लास्ट क्वेरी। ठीक है, को लिख लो, फिर हम चलेंगे स्टोर्ड प्रोसीजर्स की तरफ। हाँ, मतलब ये छोटे छोटे कंसेप्ट ही हैं, इतने बड़े कंसेप्ट है नहीं ये।
हो गया? ठीक है, ठीक है, ये कंसेप्ट होता है मेरा ट्रिगर्स का। ओके, ट्रिगर्स मेरे कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। ओके, आपको ब्रेक वगैरह जब चाहिए हो बता देना मेरे को। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अगले अपने प्रोसेस पे, अपने कंसेप्ट पे, विच इज कॉल्ड प्रोसीजर्स और स्टोर्ड प्रोसीजर्स। ठीक है, तो कई सारे हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर्स, तो वही जैसे बाकी सबके साथ होता है कि कई सारे हमारे पास प्री डिफाइंड है एंड कई सारे हमारे पास हम बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं एक प्री डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर का, सो वी हैव एसपी अंडरस्कोर हेल्प। ठीक है, sp underscore help, which basically gives me all the available information about a table or a column or something। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में मेरे को प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, सो अब जो स्टोर प्रोसीजर होते हैं उसको रन करने के लिए मैं सिलेक्ट वगैरह नहीं करता हूं, उसके लिए एक नई कमांड इंट्रोड्यूस होती है विच इज कॉल्ड EXEC और शॉर्ट फॉर एग्जीक्यूट। ठीक है, so I'll do execute sp underscore help and then I will give the table name। तो मेरे को लगाना है ये ऑर्डर्स पे, मतलब मेरे को ऑर्डर्स की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, इसको मैं सिंपली करूंगा रन और नीचे देखो मेरे पास कितनी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है मेरे ऑर्डर्स की। ठीक है, कब वो टेबल बना था, उसमें क्या क्या मेरे कॉलम्स हैं, उनकी क्या क्या लेंथ है, क्या वो नलेबल है या नहीं है, उनका प्रिसीजन कितना है, उनका डेटा टाइप क्या है ना। या फिर मैं और नीचे जाऊं तो कि आइडेंटिटी वगैरह क्या है, रो गाइड कॉलम्स है क्या, डेट लोकेटेड ऑन फील्ड ग्रुप है क्या। ठीक है, कि कौन से सॉरी डेटा लोकेटेड ऑन फाइल ग्रुप, कि कौन से फाइल ग्रुप पे डेटा मेरा लोकेटेड है। काफी सारी इंफॉर्मेशन आती है, मोस्ट ऑफ देम हमारे काम की नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, बट काफी सारी हमारे काम की हो भी सकती है। ठीक है, दिस इज व्हाट अ स्टोर प्रोसीजर इज। अब देखते हैं स्टोर प्रोसीजर को बिल्ड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर को बिल्ड करना अगेन काफी सिंपल टास्क है। हमें फिर से वही अपने जो क्रिएट करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं, विल डू द सेम थिंग। सो विल डू क्रिएट प्रोसीजर। अब बोलते हैं इसको स्टोर प्रोसीजर है, बट जो कमांड है वो प्रोसीजर ही है। ठीक है, अब मैंने कमांड लिखता हूं जिससे कि मुझे ऑर्डर्स वाले टेबल में से कुछ एक हाई सैलरी की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, ऑर्डर्स वाले टेबल में से सॉरी हाई सेल्स की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, सो एसपी अंडरस्कोर हाई सेल्स। ठीक है, मैंने इसका नाम एसपी अंडरस्कोर इसलिए रखा है ताकि मेरे को इसको ढूंढने में इजियर रहे। जरूरी नहीं है कि हम एसपी अंडरस्कोर ही रखें। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट में आई विल मेंशन द पैरामीटर्स। पैरामीटर में मैं दूंगा मिन वैल्यू के नाम से एक पैरामीटर बनाऊंगा मैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू रहेगी मेरी रहेगी इंट में। ठीक है, मिन वैल्यू के नाम से मैंने एक पैरामीटर बनाया जो कि मेरा है इंट के अंदर। ठीक है, मतलब इसका डेटा टाइप है इंट। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है फंक्शन के जैसे। ठीक है ना, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है फंक्शन के जैसे, बट इसमें अब हमें मेंशन नहीं करना कि मैं किस टाइप में रिटर्न दे रहा हूं। ठीक है, तो इसके बाद आई कैन सिंपली डू एज एंड देन बिगिन, एंड बिगिन लगा रहा हूं तो एंड भी आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आई कैन राइट द क्वेरी। तो सेलेक्ट order ID, comma, sales from orders where sales is greater than at the rate min value। आया समझ? तो इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं, इसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं, यहाँ पे एंटर कर देते हैं, इसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ठीक है, मैंने एक प्रोसीजर बनाया हाई सेल्स के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक पैरामीटर दिया मिन वैल्यू जो कि मेरा इंटीजर डेटा टाइप था।
ठीक है, इसके अंदर मैं इनपुट ले रहा हूँ मिनिमम वैल्यू के नाम से, ठीक है, मिन वैल्यू के नाम से, एंड मैं जो आउटपुट में दे रहा हूं वो दूंगा ऑर्डर्स वाले टेबल में से, ठीक है, मिनिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू ऑफ सेल्स, और इन इस डेटा में से सिर्फ ऑर्डर आईडी और सेल्स दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट, समझ आया? ठीक है, इसको कर लेते हैं रन। हमने किया इसको ऑल टेक्स, हमारे पास आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, हमारी कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है, ठीक है, लिख लो इसे आप। उसके बाद इसको यूज करना बताते हैं, इसको यूज करना बता ही देता हूं। इसको फिर यूज करने के लिए सिंपली आई कैन डू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट नाम रखा था मैंने sp अंडरस्कोर हाई सेल्स, और अब इसमें मेरे को देनी है एक मिनिमम वैल्यू, ठीक है, जिससे बड़ी सेल्स में ढूंढना चाहता हूं। सो आई वांट टू फाइंड सेल्स बिगर देन 3000, ठीक है, आई वांट टू फाइंड सेल्स बिगर देन 3000। सो इसको मैं रन करूंगा और ये मेरे पास सेल्स आ गई जो मेरी 3000 से बड़ी है। 63 मेरे पास ऐसी सेल्स की एंट्रीज हैं जो 3000 से बड़ी है। तो ये मैंने एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना दिया, राइट, मेरे को जो इतना सारा ये लिखने की जरूरत थी वो हट गई, यहाँ पे मैं सीधा सीधा एसपी अंडरस्कोर हाई सेल्स का यूज कर सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है? हाँ वो तो दिखा देंगे हम, ये लो, ठीक है, इस तरीके से मैं अपने स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज कर सकता हूँ अपने काम बचाने के लिए, ठीक है ना। सो दिस इज योर स्टोर्ड प्रोसीजर्स, इस तरीके से आप बनाते हो, अब आप किसी भी काम के लिए अपना स्टोर्ड प्रोसीजर बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो हमने अब तक 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं, व्यूज, फंक्शंस, ट्रिगर्स एंड स्टोर्ड प्रोसीजर्स, ये 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो 2 टॉपिक हमारे बचते हैं इसके लिए खत्म करने के लिए, दोज आर माय ट्रांजेक्शंस एंड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ट्रांजेक्शन एंड नॉर्मलाइजेशन, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बस सिंपली ऐसे ही।
आपने पहले वाली कमांड रन करी है, हाइसेंस वाली क्रिएट करने वाली, हिग सेल जी लिखा है, हिग सेल्स, ठीक है। इसमें आपने नाम चेंज बाद में तो नहीं किया? तो लग रहा है आपने ये रन ही नहीं किया रखा है। इसको करेंगे वोल्टेज। हाँ, आपने रन ही नहीं कर रखा था ये, कैसे होएगा? आ गया ना? आपने उसे रन ही नहीं कर रखा तो कैसे चलता? आपने वो लग रहा है पहले हाई सेल्स लिखा होगा ऊपर, फिर आपने नाम चेंज बाद में किया और फिर दोबारा रन नहीं किया उसे। चलो, व्हाटएवर इट इज, ये कंसेप्ट था मेरा स्टोर्ड प्रोसीजर्स का। क्लियर है कंसेप्ट? कोई डाउट? अभी तक हमने जो चार कंसेप्ट किए, व्यूज, फंक्शंस, स्टोर प्रोसीजर्स एंड ट्रिगर्स, इसमें किसी में भी कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन के ना तीन कंपोनेंट होते हैं। एक तो हम, जैसे मैंने चेक पॉइंट वाला एग्जांपल दिया था, राइट, तो उसी एग्जांपल समझते हैं। तो चेक पॉइंट में तीन कंसेप्ट मतलब हो सकते हैं कि एक तो आपने चेक पॉइंट स्टार्ट किया, वो तो आप करोगे ही करोगे, चेक पॉइंट तो लोगे ही लोगे, है ना? उसके आगे दो पाथ हो सकते हैं, या तो आप जाओगे, आपका लाइक लेवल क्रॉस हो जाएगा एंड वो चेक पॉइंट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाओगे, नेक्स्ट चीज पे आ जाओगे, राइट? या फिर आप लेवल क्रॉस करने से पहले ही, लेट्स से योर कैरेक्टर डाइड एंड आप अब उस पे आ जाओगे, चेक पॉइंट पे वापस आ जाओगे, राइट? तो या तो वो चेक पॉइंट के बाद का जो पार्ट है वो क्लियर होगा, या फिर क्लियर नहीं होगा और आप उस चेक पॉइंट से वापस स्टार्ट करोगे। तो इसी तरीके से हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है, क्योंकि वो चेक पॉइंट की तरह ही है, तो इसके भी दो कंसेप्ट होते हैं। एक आप तो एक आपका सबसे पहले कमांड आती है बिगिन ट्रांजेक्शन, ठीक है? तो वो बेसिकली उस स्पॉट पे आप एक चेक पॉइंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? अब इसके बाद आप जो भी करोगे, आपने कुछ भी किया, ठीक है, उसके बाद आपके पास दो चॉइसेस है। या तो आपने जितना भी काम किया वो एकदम सही किया, एकदम वेरीफाई कर लिया आपने कि हाँ एकदम सही है, कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो यू विल डू कमिट, कि मतलब मेरे को ये ट्रांजेक्शन अब क्लोज करना है, जो भी मैंने ये चेंजेस करे हैं ये एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तो यू विल डू कमिट। बट आपने मान लो कोई गलत कॉलम डिलीट कर दिया है, ठीक है, तो उस केस में व्हाट यू विल डू इज यू विल डू रोल बैक, यू विल डू रोल बैक, ठीक है? रोल बैक से क्या होगा कि जितना भी आपने कमांड अपने चेक पॉइंट के बाद रन किए हैं वो सारे नलीफाई हो जाएंगे, एंड जहां पे जिस तरीके से आपका डेटाबेस जिस पोजीशन में था ऑन योर चेक पॉइंट उस पे वापस आ जाएगा, ठीक है? समझ नहीं आया? ड्रॉ करके समझाते हैं, बेटर तरीके से समझ आएगा। अब लेट से आपका है जो डेटाबेस है वो ये पोजीशन में है, ठीक है, ये उसकी कंडीशन है जिसको हम मार्क करते हैं 1, ठीक है? अब इसको आपने बना दिया एक चेक पॉइंट, यहां पे आपने किया बिगिन ट्रांजैक्शन, ठीक है? ये आपने बना दिया चेक पॉइंट। अब इसके बाद लेट से आपने कुछ चेंजेस किए, आप इसको ले आए कंडीशन 2 में, ठीक है? फिर आप इसको ले आए लेट से कंडीशन 3 में, ठीक है? उसके बाद आप इसको ले आए कंडीशन 4 में, ठीक है? अब जो सेकंड कंडीशन में आप लाए ये एकदम सही किया था आपने, ठीक है? बट जो थर्ड में लाए, थर्ड में गलती हो गई आपसे कुछ, तो ये स्टेप हो गया गलत, बट आपने इस टाइम पे नहीं देखा, आपने इसे फोर्थ कंडीशन में लिया है क्योंकि सही थी, ठीक है? अब ये कंडीशन हो गई गलत, है ना? तो अगर इसके दो वो ले लेते हैं, या तो ये गलत हो सकती है या सही हो सकती है, ठीक है? इन केस अगर ये हो गई है गलत, तो व्हाट यू विल डू रोल बैक, यू विल डू रोल बैक, ठीक है? गलत केस में आपने किया रोल बैक और आप वापस यहां पे आ गए,
ठीक है। और इट्स मोर लाइक कि आपने यहीं पे नहीं किया, इट्स इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, गलत हुआ, फोर्थ स्टेप हो गया पूरा। गलत के केस में आपने किया रोल बैक, ठीक है, और रोल बैक करते ही आप यहां पे वापस आ गए अपनी फर्स्ट वाले पे। ठीक है, बट अगर ये सही था, मतलब तीनों स्टेप आपके सही थे, तो यू विल डू कमिट, ठीक है, एंड आपका ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। आपके तीनों स्टेप मेन डेटाबेस के अंदर चले जाएंगे, एंड जो आपकी फाइनल कंडीशन होगी, फाइनल स्टेट होगी आपकी डेटाबेस की, वो बन जाएगी 4 वाली। ठीक है, अब आया समझ? ठीक है, बेसिकली वो मान लो इसे लेवल्स। ठीक है, आपने फर्स्ट लेवल पे एक चेक पॉइंट बनाया, ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड लेवल क्रॉस किया, पर थर्ड पे आपने मर गए, थर्ड पे आपका कैरेक्टर मर गया, तो क्या होगा कि क्योंकि आपको चेक पॉइंट बना हुआ था, तो आप उस चेक पॉइंट पे वापस चले जाओगे। बट थर्ड के बाद आपने फोर्थ पे आए, फोर्थ भी क्लियर कर लिया, तो फिर तो क्लियर हो ही गया। एक और चेक पॉइंट आप बना सकते हो, बनाना है तो टोटली अप टू यू। ठीक है, आएगा सब समझ? ठीक है, सो अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो ये वाला कमांड है, इसको मैं एक बार कॉपी आउट कर लूंगा नीचे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, तो मैंने कॉपी किया, इसको एक बार करते हैं रन। ठीक है, ये सब है मेरे पास। ठीक है, और लेट से इसके अंदर ना कंट्री है। ठीक है, कंट्री एक ही है। सो मैं ना इसको डिलीट करना, कंट्री वाले कॉलम को। लेट से पहले ट्रांजेक्शन बिगिन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कुछ डिलीट करने वाला हूँ, तो इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड कि आप डिलीट करने से पहले ही एक ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर लो। तो विल डू बिगिन ट्रांजैक्शन। ठीक है, मैं सिंपल से अपने इस कमांड को रन कर दूंगा, मेरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं करूंगा ऑल्टर टेबल ऑर्डर्स ड्रॉप कॉलम कंट्री। ठीक है, इस कमांड को मैं करूंगा रन। मैंने कमांड रन किया, इसके बाद देखते हैं कंट्री ड्रॉप हो गई कि नहीं। हाँ देखो, कंट्री मेरी हो गई है गायब, है ना। बट ये तो मेरे से गलती हो गई, मेरे को तो कंट्री वापस चाहिए। गलत कॉलम डिलीट कर दिया मैंने, लेट से मैंने गलत कॉलम डिलीट कर दिया। तो व्हाट आई विल डू इज, आई विल डू रोल बैक। ठीक है, रोल बैक मैंने रन किया, रोल बैक हो गया। अब मैं देखू अगर, तो यहाँ पे मेरी बिल्कुल जी कंट्री वापस आ गई, देखो, है ना, कंट्री वापस आ गई। ठीक है, बट लेट्स से अब मेरे को इसमें से ना कि मैं दोबारा एक ट्रांजेक्शन बिगिन करता हूं, मैं कुछ और मॉडिफाई करने वाला हूं दोबारा से। ठीक है, सो मैं दोबारा से ट्रांजेक्शन बिगिन करता हूं। ठीक है, बिगिन ट्रांजेक्शन किया मैंने दोबारा से। ठीक है, अब इसके बाद मैंने सीधा टेबल ही ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ऑल्ट एक्स, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स करूं, तो मेरे पास कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑर्डर्स तो डिलीट हो गया। बट चलो ये चीज ठीक थी, मेरे को ऑर्डर्स को डिलीट ही करना था, तो आई कैन डू कमिट। और कमिट रन करते ही मेरा ये चेंज हो जाएगा परमानेंट। ठीक, कमिट रन करते ही मेरा ये चेंज हो जाएगा परमानेंट। ठीक है, बट मैं भाई कमिट नहीं करना है, मेरे को डिलीट नहीं करना है मेरा टेबल। एक मिनट अभी आते हैं आपके, पहले सुन लो ना मेरी बात भी। ठीक है, बट भाई मेरे को डिलीट नहीं करना है, गलती हो गई मेरे से।
वापस मैं रोल बैक ही कर लेता हूँ, ठीक है। ऑल टेक्स्ट किया, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब मैं मेरा ऑर्डर्स वाला टेबल वापस आ गया है, सो आई कैन डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स एंड ये वापस आ गया। अब मैं काम करता हूँ, सिर्फ एक ही ऑर्डर आईडी को डिलीट करूंगा, ठीक है। So again, I will do begin transaction, all text। अब इसके बाद I can drop just one row, ठीक है। तो डिलीट करेंगे हम, डिलीट from orders where order ID equals this, जो हमने ऑर्डर आईडी यहां से कॉपी करी थी, ठीक है। फिर ऑर्डर आईडी इज दिस, तो इसको मैं कर दूंगा ऑल टेक्स्ट, टू रो अफेक्टेड, कि दो रोज में ये ऑर्डर आईडी थी, दोनों डिलीट हो गई हैं, ठीक है। अब भाई ठीक है, अब ये चेंज मेरा ठीक था, इसको मेरे को कर देना है कमिट, तो इसको मैं कर दूंगा कमिट। ये चेंज मेरा ठीक था, इसको मैंने कर दूंगा कमिट, सिंपली इसको सिलेक्ट करके रन किया, अब ये कमिट हो गया। कमिट होने के बाद अब मैं रोल बैक नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, ये एरर में अभी देखते हैं। ये था मेरा कंसेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। दिखाओ आपका एरर क्या दिखता है। आपने बिगिन ट्रांजेक्शन रन किया था? आपने एक बार शायद से रोल बैक कर लिया, बार बार रन कर रहे हो उसे, ये वही बोल रहा है कि आपने ट्रांजेक्शन बिगिन ही नहीं है, रोल बैक कैसे करोगे। और एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट ही नहीं कर रखा है आपने, तो उसको रोल बैक नहीं कर सकते ना, तो आपने शायद से ट्रांजेक्शन स्टार्ट ही नहीं किया। तो आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से ये सब चीजें करते हुए। हम्म, आगे नहीं कर रहे, समझ आ गया ना? ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, सब क्लियर हुआ। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। कोई डाउट, कोई इशू? तो हमने 5 टॉपिक कर लिए, व्यूज, फंक्शंस, स्टोर प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स एंड ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब हमारा आज का बचता है लास्ट टॉपिक, विच इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया था, मीटिंग वाले देख लो सही चलती है ना, हाँ कोई इशू नहीं। अब नॉर्मलाइजेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ना कंसेप्चुअल टॉपिक है ये, इसका कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ नॉर्मलाइजेशन समझाने के लिए अपना ये ऑर्डर्स वाला जो टेबल है ये दिखाना पड़ेगा बस, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको दिखा दूंगा, बस दिखाना है और मैं नॉर्मलाइजेशन बताते हैं, ठीक है। तो देखो, एसक्यूएल में ना एक प्रॉब्लम है। एसक्यूएल में क्या प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ते हैं, मेरा एसक्यूएल का डेटाबेस स्लो होता जाता है, ठीक है। मान लो मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ 20-30 है, ठीक है, मेरा एसक्यूएल अच्छा खासा फास्ट चलेगा। 50-60 हो गए, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। 60-70 हो गए और स्लो हो जाएगा। 100 प्लस चले गए तो काफी स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ना एक प्रॉब्लम है मेरी एसक्यूएल में। तो इसी से फाइट करने के लिए, इसी से निपटने के लिए वी डू नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इज कि जब मेरे पास एक ही टेबल के अंदर कॉलम्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मैं उस एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स में स्प्लिट कर देता हूं, ठीक है। तो मैं उस एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स में स्प्लिट कर देता हूं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला मेरा टेबल है ना। अब इसको अगर मेरे को नॉर्मलाइज करना है तो मैं 3 डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में स्प्लिट कर सकता हूं। पहला टेबल मेरा ऑर्डर्स का हो गया, जिसके अंदर मेरी ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, फिर सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट, ये सब आ जाएगा, है ना। दूसरा टेबल मेरा कस्टमर्स का हो गया, जिसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कंट्री, स्टेट, सिटी, पोस्टल कोड, रीजन, ये सब आ जाएगा, राइट। और तीसरा टेबल मेरे पास प्रोडक्ट्स का हो जाएगा, जिसके अंदर मेरे पास प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम, ये आ जाएगा, राइट। फिर तो मैंने बेसिकली ये जो डेटा था अभी, ये डी नॉर्मलाइज डेटा है, इसको मैंने नॉर्मलाइज कर दिया, तो मेरे पास 3 टेबल बन जाते हैं,
और जब मैंने इसको सिंपली 3 टेबल में डिवाइड किया है ना, और मैंने एक ही बार नॉर्मलाइजेशन करी है अभी तक, तो दिस बिकम्स माय 1NF। ठीक है, लेवल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन होते हैं, नॉर्मलाइजेशन में अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो दिस बिकम्स माय 1NF। ठीक है, सो 1NF का मतलब फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। तो इसको करते हैं remove। ठीक है, तो वो बन जाता है मेरा 1NF। तो दिस इज नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, मतलब नॉर्मल फॉर्म और मोर लाइक। ठीक है, ये बन जाता है मेरा 1NF। ठीक है, अब जो मैंने ये रिजल्टिंग मेरे 3 टेबल थे, लेट से मैंने उन 3 टेबल को और ज्यादा डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऑर्डर आईडी में से ऑर्डर आईडी अलग कर दी, शिप डेट अलग कर दी, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट एक से अलग की, शिप डेट और शिप मोड अलग कर दिया। कस्टमर्स वाले में से कस्टमर आईडी कस्टमर नेम वगैरह एक साथ रखा, और लोकेशन के नाम से एक टेबल अलग बना दिया, उसके अंदर कस्टमर आईडी के बेसिस पे लोकेशंस हैं। प्रोडक्ट वाले में कैटेगरी अलग कर दी और बाकी सब कुछ सेम रखा, है ना। तो मतलब मैंने जो 3 टेबल थे उनको और दो में डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 6 टेबल हो गए। तो ये हो जाती है मेरी 2NF। ठीक है, दिस बिकम्स माय 2NF, मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब मान लो मैंने इसको और डिवाइड कर दिया, 6 की जगह मैंने 9 बना दिए, नहीं हर एक को दो में स्प्लिट किया ना, तो 6 की जगह मेरे 12 टेबल हो गए, तो दैट बिकम्स माय 3NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, एंड यूजुअली जितना मर्जी बड़ा डेटा हो हमारे पास, थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज मोर देन इनफ टू मेक अवर एसक्यूएल फास्ट अगेन। ठीक है, क्लियर है। बस थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का ही एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं BCNF। ठीक है, BC स्टैंड फॉर बॉयज कोड, BC स्टैंड फॉर बॉयज कोड। ये 2 पर्सन थे, उनके नाम से जिन्होंने ये वाली नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बनाई थी। ठीक है, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसी का दूसरा नाम ये भी हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का इन द वेरी बेसिक सेंस मतलब क्या हुआ कि जब मैं अपने डेटा को सिंगल टेबल से मल्टीपल टेबल में स्प्लिट कर रहा हूं, एक बार कर रहा हूं, दैट बिकम्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, दूसरी बार किया सेकंड नॉर्मल फॉर्म, तीसरी बार किया थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्यों सिर्फ एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, क्योंकि टेबल को स्प्लिट करने के लिए इस तरीके से आपके पास कोई कमांड्स नहीं अवेलेबल होते हैं। ओके, तो इसलिए कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसमें आप सिंपली वही कर सकते हो कि आप एक टेबल नया क्रिएट करो, इसमें से डेटा उसके अंदर डाल दो, बस। ठीक है, एंड विद दिस आपका एसक्यूएल होता है खत्म। ठीक है, एसक्यूएल में अब और कुछ नहीं बचा है जितना आपके कोर्स, मतलब एसक्यूएल में वैसे तो काफी सारे कंसेप्ट और भी हैं। बिल्कुल, अभी आपको असाइनमेंट देंगे। आपको एसक्यूएल को एक भी असाइनमेंट नहीं दिया ना मैंने शायद से, नहीं ना। हाँ, तो अब आपके पास इस वीक के लिए काम क्या है कि आपको 3 असाइनमेंट मिलेंगे और एक प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब इस वीक नहीं, आप ले लो 2-3 वीक ले लो इसके लिए, और लेट्स से आज का थर्ड है ना, तो जनवरी एंड तक ये चीजें मेरे को करके दे देना। कब है एग्जाम्स आपके? फेब्रुवरी डेट आ गई है? क्या डेट है? 12 से स्टार्ट है, तो आप पढ़ना मेरे ख्याल से 1 से स्टार्ट करोगे, या कब से? सो प्लान प्लान तो कुछ होगा, कब से पढ़ने बैठोगे? अच्छा, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। हम्म। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको एक काम करता हूँ, ये एसक्यूएल के जो असाइनमेंट्स है असाइन कर देता हूँ, आप मेरे को अपने एग्जाम्स के बाद तक भी सबमिट कर देना, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम शायद से 12th को शुरू होके मे बी मार्च मिड तक खत्म हो जाएंगे मैक्सिमम, मार्च 20 तक खत्म हो जाएंगे, और मार्च के एंड तक सबमिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतने हम जो क्लासेस है वो तो लेते ही रहेंगे। आप अपने एग्जाम्स के बीच में फिर आओगे? चलो देख लेना, जैसे भी हो बता देना। सॉरी? हाँ हाँ,
हाँ फ्रिक्वेंटली आने का मैंने प्लान अंकल ने बोला था मेरे को भी, बट द पॉइंट इज कि मेरे को वीकडेज में ना एक्चुअली मेरे बैचेस पूरे फुल है, वो टाइम दे नहीं पाऊंगा वीकडेज में, दैट इज द प्रॉब्लम। तो मैं अंकल से डिस्कस कर लूंगा वो तो, चलो कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं आपको असाइनमेंट्स को असाइन तो कर देता हूँ, जैसे आपको टाइम मिले करने का आप कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी आप बैठ के फिर उसी की प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं असाइनमेंट असाइन करता हूँ। हाँ 2 घंटे आपके पास हर वीकेंड होते तो हैं, हम क्लासेस तो मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे की करते हैं, है ना। तो आपके पास बचा हुआ 1.5 से 2 घंटे तो बचते ही हैं वीकेंड पे, तो आप उसमें असाइनमेंट कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। तो अभी आप एक काम करो, क्लास को हम करते हैं यहाँ पे एंड, ठीक है। असाइनमेंट्स आपको असाइन कर देता हूँ, एंड अभी आप ब्रेक वगैरह ले लो, खाना वाना खा लो, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मतलब आप फिर उसके बाद असाइनमेंट कर लेना बैठ के, ठीक है। एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि आप 1.5 2 घंटे में एक असाइनमेंट तो करके जाना, ओके। ज्यादा बड़ा नहीं है, 1.5 2 घंटे के हिसाब से ही डिजाइन है वो, एंड काफी सिंपल भी है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी ज्यादा नहीं है उसका, देखिए। तो असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, कंप्लीट असाइनमेंट, फाइनल प्रोजेक्ट, ये है। जो असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2 है वो तो काफी सिंपलर है, ठीक है। जो कंप्लीट असाइनमेंट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज्यादा है, एंड जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो तो फिर है थोड़ा डिफिकल्ट। तो कंप्लीट असाइनमेंट के लिए एंड जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसके लिए यू कैन टेक योर टाइम, बट असाइनमेंट 1 आप आज कर लेना, असाइनमेंट 2 आप कल कर लेना, ठीक है। डन है, चलिए ओके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, हमने एसक्यूएल खत्म कर लिया आज की क्लास में, कल से हम वापस आएंगे पाइथन पर, ठीक है। और अब हम सबसे पहले जो चीजें सीखेंगे, हमने लास्ट टाइम पाइथन के अंदर वो पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला कंसेप्ट सीखा था ना। हाँ, तो उसके बाद हम सीखेंगे कल कि पाइथन से अब मैं एसक्यूएल को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। कल हम ये सीखेंगे, मतलब पाइथन पे आएंगे ना, आपने सबसे पहले जब इससे क्लास होती तो आपने बताया। हाँ क्या मैं मतलब पाइथन जब स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पाइथन से एसक्यूएल में कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। सॉरी, खुल तो जाती है। नहीं नहीं, पॉइंट इज कि मैं पाइथन का कोड लिखूंगा, एंड वो पाइथन का कोड मेरे लिए एसक्यूएल के अंदर डेटा डालेगा, निकालेगा, सब कुछ करेगा। तो वो चीज डिस्कवर करेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब वीएस कोड में लिख सकते हो आप, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पाइथन के अंदर अभी आपको नहीं पता कि कैसे यूज करते हैं ना, ठीक है। सीखेंगे आराम से, हम कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हाँ? भूख नहीं लग रही आज? चलो कोई नहीं, आप देख ले लो आराम से। आज के लिए, आज के लिए आपकी क्लास का इतना ही है, ओके। तो थैंक यू, एंड क्लास में करता हूँ अभी एंड, चलिए थैंक यू।